सुप्रभात छात्रों। कल हमने गौशाला और चारा घोटाला यह व्यंग्य देखा है। अब अगली जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी जो है पंचलाइट, यह कहानी एक आंचलिकता इसमें दिखाई देती है। या फणीश्वर नाथ रेणु जी जो है वो आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक साहित्यकार माने जाते हैं। तो यह पंचलाइट एक गांव का चित्रण इसमें हमें दिखाई देता है। किस तरह गांव में जो जैसे हम कहते हैं हमारी जाति व्यवस्था है हिंदुस्तान में, तो जाति व्यवस्था में हर एक बिरादरी में किस प्रकार के कार्य होते हैं, गांव में कैसे कार्यक्रम होते हैं और उस कार्यक्रमों में लोगों की स्थिति क्या होती है, इसका चित्रण रेणु जी ने पंचलाइट इस कहानी में करने का प्रयत्न कर दिया है। तो ये इनका नाम जो है फणीश्वर नाथ रेणु, ऐसा उनका नाम है। उनका जन्म 4 मार्च 1921 में बिहार के जनपद पूर्णिया यानी वर्तमान जो कहते हैं यानी पूर्णिया जिला उसी समय था, आज से अररिया के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ। यानी जैसे पूर्णिया जिला उसी समय था, अब उसका नामकरण होकर अररिया हो गया है। और उनका जन्म स्थान जो है या जन्म गांव जो है वो औराही हिंगना नामक गांव में 4 मार्च 1921 में उनका जन्म हुआ। हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी कहानी साहित्य हो, उपन्यास हो, इसमें यानी ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उपन्यासकार के रूप में उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त कर दी है। हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। यानी अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने जो राजाशाही हो या हुकुमशाही हो उसके विरुद्ध लड़ने का कार्य उन्होंने कर दिया है। राजनीति में सक्रिय भागीदार होने के कारण उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी उसी समय यानी स्वतंत्रता संग्राम का ये जो ज्वार है, सभी हिंदी के साहित्यकार उससे यानी अलग नहीं हो चुके हैं। कई साहित्यकारों ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी और वे यानी भारत स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित हुए थे। यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने यानी अच्छी भूमिका निभाई है। उन्होंने सन 1950 में नेपाली जनता को राजेशाही के दमन और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में योगदान दिया। साहित्यकार है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण उन्होंने अपने साहित्य के द्वारा करने का प्रयत्न कर दिया है। फिर भी उन्होंने नेपाल की जनता जो है उसे राजाशाही से मुक्ति देने के लिए सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व उन्होंने दिया है, राजनीति में योगदान दिया। 1952-53 में वे बुरी तरह से रोगग्रस्त रहे। उस समय हमारी जो वैद्यकीय सेवाएं जो है इतनी प्रगत नहीं थी, अभी भारत स्वतंत्र हो चुका था और उसी समय ऐसे औद्योगिक या जैसे अस्पतालों के बारे में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। और इसी समय यानी 1952-53 में वे यानी बुरी तरह से रोगग्रस्त रहे। पश्चात उनका राजनीति की अपेक्षा साहित्य सृजन की ओर अधिक झुकाव रहा। यानी भारत स्वतंत्रता के लिए कार्य कर दिया, नेपाल को राजनीति से मुक्त करने के लिए कार्य कर दिया। और ऐसे कार्य करने वाले जो साहित्यकार है उन्होंने फिर 1952-53 में रोगग्रस्त होने के बाद उन्होंने राजनीति से लगभग सन्यासी ले लिया और वे फिर साहित्य की ओर झुके। इसी दौरान रेणु जी का प्रथम किंतु बहुचर्चित उपन्यास महिला अचल 1954 में प्रकाशित हो गया। यानी उन्होंने राजनीति छोड़ दी और फिर साहित्य के क्षेत्र में आ गए। और साहित्य के क्षेत्र में आने के बाद उनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपन्यास आ गया, वह है महिला अचल। 1954 में वो प्रकाशित हो गया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, उनके साहित्य में ये महत्वपूर्ण है, बहुचर्चित है ये उपन्यास। रेणु जी अपने जीवन के संध्या काल में पुनः
राजनीति से जुड़ गए। यानी 1952-53 में वह बीमार हो गए थे। फिर साहित्य की ओर वे अग्रसर हो गए और उसके बाद 1954 में उनका महिला आंचल बहुचर्चित उपन्यास प्रकाशित हो गया और जीवन के अंतिम साल के पहले कुछ समय वे फिर राजनीति से जुड़ गए। यानी उनका झुकाव जो है परिवर्तित होता है। पहले भारत स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बाद में नेपाल को राजमुक्ति से मुक्त करने के लिए कार्य कर दिया, फिर रोगग्रस्त होने के बाद फिर ये साहित्य की ओर झुके और अंतिम समय वे फिर यानी राजनीति से जुड़ गए। वे पुलिस के दमन के शिकार हुए। उन्होंने पद्मश्री उपाधि का भी त्याग कर दिया। यानी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो उपाधि है वो पद्मश्री उपाधि भी उन्होंने त्याग दी। 11 अप्रैल 1977 में रेणु जी का देहावसान हो गया। यानी 11 अप्रैल 1977 यानी सिर्फ 66 साल ही उन्हें जीवन मिल गया, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने काफी लेखन कर दिया है। उनके उपन्यास जो है वो महिला आंचल तो बहुचर्चित है, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा और कलंक मुक्ति, ये 4 उपन्यास लिखे। लेकिन उनका महत्वपूर्ण जो है बहुचर्चित जो है वह महिला आंचल उपन्यास है। उस पर आज कई यानी फिल्म भी बन चुकी है महिला आंचल पर। कहानी संग्रह जो है उनके बहुत कहानी संग्रह है। एक पहला जो है ठुमरी है, अग्रिखोर है, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, प्रतिनिधि कहानियां। यानी कहानी संग्रह, इसमें बहुत सारी कहानियां होती है। ठुमरी में अनेक कहानियां है और अग्रिखोर है, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी, प्रतिनिधि कहानियां, ये कहानी संग्रह है उनके। रिपोर्टाज भी लिखे हैं उन्होंने, जैसे जयशंकर प्रसाद नहीं, भारतेंदु ने रिपोर्टाज नहीं लिखे लेकिन संस्मरण लिखे, यात्रा वर्णन लिखे उन्होंने। यानी उसी के यानी भारतेंदु तो 1850 के है और वे 1921 के है। तो ऐसे उन्होंने यात्रा वर्णन के साथ साथ यानी रिपोर्टाज भी लिखना प्रारंभ कर दिया। रिपोर्टाज लिखे हैं उन्होंने नेपाल क्रांति कथा, क्योंकि वह रिपोर्टाज वही उसमें सम्मिलित थी। उन्होंने तो उस क्रांति नेपाल को मुक्त करने के लिए वे उसमें सक्रिय थे, इसी कारण उन्होंने इस पर संस्मरण लिखा। नेपाल क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, यानी वल तुलसी की गंध, ये एक संस्मरण लिखा। ऋतु अश्रुत पूर्व, एकांकी के दृश्य, उत्तर नेहरू चरितम, समय की शिला पर, ये रिपोर्टाज लिखे हैं। और संस्मरण जो है उनका एक ही है, ऋण का धनजल, यानी ऋण का धनजल, यह उनका संस्मरण है। और कविता, कवि रेणु कहे, ऐसी कविता इनके साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा कार्य कर दिया है। वे स्वातंत्र वीर के नाम से भी पहचाने जाते हैं और उन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा था उसे भी उसे पुलिसों ने तंग कर दिया। राजनीति से तंग आकर उन्होंने यह यानी पुरस्कार जो है पद्मश्री पुरस्कार उन्होंने भारत सरकार को वापस कर दिया है। तो यह जो कहानी है पंचलाट, जो रेणु जी की पहली जो कहानी संग्रह है ठुमरी, इस कहानी संग्रह में यह पंचलाट कहानी यानी संग्रहित है। रेणु जी ने प्रस्तुत कहानी में पूर्णिया अंचल के ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण कर दिया है। यानी अंचल यानी प्रदेश, यानी पूर्णिया ने जैसे हम देखते हैं उनका जन्म ही पूर्णिया जिला के औराही अंगना गांव में हुआ है। तो वहाँ की आंचलिकता, वहाँ की प्रादेशिकता का चित्रण उन्होंने अपनी कहानी में करने का प्रयत्न कर दिया। ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण इलाके का उसकी अनुभूति होनी चाहिए। अनुभूति के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो स्वानुभूति उसमें हमें दिखाई देती है। तो ऐसे उनकी कहानी जो है पंचलैट, वह यानी एक ग्रामीण परिवेश की कहानी है।
गांव के बिरादरी की अपनी अपनी व्यवस्था होती है, यानी जैसे हम जाति व्यवस्था कहते हैं, तो वह जाति व्यवस्था यानी 12 बलुदार पद्धति हमें हिंदुस्तान में दिखाई देती है। 4 वर्ण हैं, लेकिन 4 वर्ण में भी 12 बलुदार हमें दिखाई देते हैं। तो उसमें अलग अलग धर्म है, पंथ है। तो ऐसे यानी हर एक बिरादरी की अपनी अपनी यानी व्यवस्था होती है। गांव में जितनी भी जातियां हैं तो उनकी अपनी अपनी बिरादरी होती है, अपनी अपनी यानी विशेषताएं होती है। महतो टोली में पंच लाइट आई पर उसे जलाने वाला कोई नहीं था। यानी महतो टोली ये एक जाति है, तो उनके यहाँ पंच लाइट आई। पंच लाइट यानी क्या, जैसे हमें कहते हैं आजकल गैस बत्ती, यानी गैस बत्ती यानी वो बहुत बड़ा दिया होता है, उसमें आजकल गैस है। पहले उसे रॉकेल पर, डीजल पर यानी जलाया जाता था, रॉकेल पर जलाया जाता था, किसी के सिर पर वो रख कर जाते थे और बहुत प्रकाश मिल जाता था। उसी समय बिजली नहीं थी, गांवों में बिजली नहीं थी, इसी कारण कोई बारात निकलती है तो उसके सामने 2-4 बत्तियां होती थी और प्रकाश दिखाए। ये जो रात में समारोह कोई होता है तो उसी समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसी कारण यह यानी बत्तियां जलाई जाती थी। दीपक जो छोटा सा प्रकाश देता है, लेकिन यह बत्तियां जो होती है वो बहुत प्रकाश देती है। लेकिन उसे यानी हम खरीद तो सकते हैं, कोई नई चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी उपयोगिता हमें पता होनी चाहिए। हमारे पास कंप्यूटर है, संगणक है, मोबाइल है, सब कुछ है, लेकिन उसका हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं। उसकी उपयोग करने की जो प्रविधि है वो हमें पता नहीं चलती, तब वह वस्तु जो है शून्य होती है, उसका कोई उपयोग हमें नहीं होता है। तो यानी महतो टोली के लोगों ने यानी मोमबत्ती तो यानी मोमबत्ती नहीं है, पंच लाइट तो खरीदी, लेकिन उसे जलाने की विधि जो है उन्हें पता नहीं थी। और कौन जलाए, क्योंकि बामन टोली में यह मोम थी पंच लाइट, लेकिन उन्हें पता था। लेकिन क्या है, एक बिरादरी दूसरी बिरादरी को नीचे दिखाने का काम करती है। कौन जलाता है देखो, तो यानी जिसके पास पहले से ही ये पंच लाइट है, वे लोग कहते हैं कि कौन जलाता है देख लेते हैं। उसी तरह गांव में एक आध अल्लड़ लड़का होता है, वह क्या हो जाता है कि यानी गांव के किसी काम का नहीं, लेकिन एकाध जो उनके पास कला होती है वह सारे लोगों को यानी एक अच्छा सबक दिखाता है। गांव में एक लड़का है, लेकिन क्या है यानी गांव में गोधना पंचलाइट आई पर उसे जलाने वाला कोई नहीं, केवल एक गोधना ही पंचलाइट जलाना जाता है। यानी वह इसमें पंचलाइट जलाने वाला एक गोधना नामक लड़का है, लेकिन उस गोधना से लोग नफरत करते हैं। उसे क्यों बुलाए, उसे बुलाने के लिए या उसे फिर मान सम्मान मिल जाएगा, इसीलिए उसे बुलाने के लिए कोई लोग तैयार नहीं होते हैं। गोधना को उसी बिरादरी की मुनरी से प्रेम के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिया गया था। गोधना जो है यानी महतो टोली की जो यानी मुनरी है, उससे प्रेम होने के कारण उनके बिरादरी के लोगों ने उसे यानी गोधना को बाहर निकाल दिया था, बिरादरी से बाहर। उसे कई पैसे भी भरने पड़े थे, वो सारा वो करता है और उसे बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया था। बिरादरी की आन पर उसे पंच लाइट जलाने के लिए बुलाया जाता है और जाति में लिया जाता है, यानी अपने बिरादरी की इज्जत चली जाएगी, इसी डर के मारे फिर उसे यानी अपनी जाति में अब बुलाया जाता है और पंच लाइट उसके हाथों से जलाई जाती है। तो फिर वो यानी उनमें बहुत सारे पात्र इस कहानी में आए हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम से पंच लाइट को बिरादरी की प्रतिष्ठा और उसके माध्यम से जीवन का उल्लास चित्रण करने वाली रेणु जी की यह आंचलिक कहानी जो है वो लोक जीवन की अनुभूति से अनुप्राणित है। यानी बिरादरी जो होती है
तो उसको कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकता है। हर एक समाज की अपनी अपनी रीति परंपराएं है। तो ऐसी परंपरा यानी महतो टोली में है, बामन टोली में है, और यह जो लड़का है उसे यानी उसकी बिरादरी ने बिरादरी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन बिरादरी का नाक कट जाएगा इसी कारण क्या हो जाता है, उसे जाति में लिया जाता है और वह पंच लाइट जलाने का कार्य सही सलामत कर देता है। तो ग्रामीण इलाकों का आंचलिक चित्रण इसमें इस कहानी में करने का प्रयत्न रेणु जी ने कर दिया है, और गांव का चित्रण जो है बहुत ही सटीक यहाँ हमें दिखाई देता है। तो छात्रों, आज यही हम कहते हैं, अगले लेक्चर में हम कहानी को प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद।